students, how we all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 8th chapter of class 4th, which is about air, water and weather. Okay, ciao. So very interesting chapter. So let's have start this chapter. Weather changes from time to time. Weather क्या होता है? Time to time change होता है. It is never same all the time. It may be sunny in the morning, suddenly it may become overcast and start raining. The sun causes changes in the weather. The heat of the sun affects the movement of air. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. It can be hot, cold, windy, dry or ह्यूमिड. सो जो वेदर होता है स्टूडेंट्स, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है. ये हर समय हर जगह एक जैसा नहीं रहता है. ठीक है, कभी हो सकता है कि मॉर्निंग में बहुत सनी था, फिर एकदम से क्या होने लगी, क्लाउडी हो गया और रेनिंग यानी कि बारिश होने शुरू हो गई. तो ये जो सन है ये क्या करता है, यूजुअली ये वेदर में चेंजेस लाता है. सन ही होता है जो एयर के जो मूवमेंट होता है उसको भी इफेक्ट करता है. सो वेदर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्लेस में जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस होती हैं उनको हम वेदर कहते हैं. और वेदर आपका क्या, हॉट, कोल्ड, विंडी, ड्राई या ह्यूमिड कुछ भी हो सकता है. ओके, चलो नाउ हाउ सन अफेक्ट्स वेदर. अब ये जो सन है कैसे हमारे वेदर को अफेक्ट करता है. सो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज अ डे एंड द अदर पार्ट हैज नाइट. So we have also learned that the earth also moves around the sun. The part of the earth which is nearer to the sun has warmer and longer days. This part has summer season. The part of the day of the earth which is farther from the sun has cooler and shorter days. This part has winter season. This revolution of the earth causes different seasons. So ये जो earth है, earth क्या करता है, अपने एक्सिस पर टिल्टेड होता है थोड़ा सा. ठीक है, यानी कि इस तरीके से झुका हुआ होता है अपने एक्सिस पर. अब जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ फेस करता है वहाँ पे डे टाइम रहता है, और वो पार्ट सन का जो सन से दूसरी साइड होगा, ओके, वहाँ पे नाइट टाइम होगा. सो इस तरीके से क्या होता है, हमने देखा कि डे एंड नाइट कॉज होते हैं. उसके साथ हमें ये भी पता है कि अर्थ क्या करता है, अराउंड द सन भी क्या करता है, मूव करता है. सो अर्थ का वो वाला पार्ट जो सन के नियरर होगा, पास होगा, वहाँ पे वार्मर होगा, गर्मी होगी, है ना, ज़्यादा लंबे दिन होंगे. दैट मीन्स वहाँ पे समर सीजन चल रहा होगा. और वो पार्ट अर्थ का जो सन से फार्दर होगा यानी कि डिस्टेंस पे होगा, दूर होगा, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी. ओके, वहाँ पे जो डेज हैं वो शॉर्ट होंगे यानी कि वहाँ पे विंटर सीजन होगा. इस तरीके से जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, ये क्या करता है, वेदर्स में और सीजन्स में चेंज लाता है, डिफरेंट सीजन्स कॉज करता है. इंडिया में 3 मेन सीजन्स होते हैं, समर, मॉनसून एंड विंटर. हाउएवर जो वेदर है वो चेंज होता है नॉट ओनली ड्यूरिंग वन सीजन बट इट कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम आर टू आर. सो सीजन टू सीजन तो वेदर चेंज होता ही है, लेकिन फिर उसके बाद जो वेदर है वो आर टू आर भी चेंज हो सकता है. हो सकता है विंटर सीजन में मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा ठंड है और दोपहर के टाइम पे थोड़ी कम हो गई है, ओके, नून टाइम पे. सो इस तरीके से आपके एक दिन के अंदर भी वेदर बहुत बार चेंज होता है. ठीक है, चलो. Now the sun causes wind. Sun क्या करता है, wind cause करता है. The heat of the sun affects the movement of the wind. It heats up the air. The hot air being lighter rises up and cool air being heavier moves into take place. This is how wind blows, and this movement of hot air up and cool air down forms air current. सो जो सन की हीट होती है वो किसको इफेक्ट करती है, विंड के मूवमेंट को भी इफेक्ट करती है. ठीक है, क्या करती है, सन की हीट पहले एयर को वार्म अप कर देती है, हीट कर देती है, और जैसे ये जो विंड है ये हॉट हो जाती है तो ये लाइटर हल्की होने लगती है और ऊपर की तरफ राइज अप करने शुरू करती है. और कूल एयर हैवी होती है कंपैरिजन में, तो वो उस स्पेस को फिलअप करने आ जाती है जो अभी अभी खाली हुआ होता है बिकॉज ऑफ द हॉट एयर बीइंग लाइटर एंड राइजेज अप. सो इस तरीके से विंड ब्लो करती है, और जो मूवमेंट होता है जहाँ पे हॉट एयर अप जाती है, कूल एयर डाउन आती है, इसके थ्रू क्या होते हैं, एयर करंट फॉर्म होते हैं. Now sun causes change in the state of water. सन के थ्रू वाटर की स्टेट्स में भी चेंज आता है. हमें पता है सन क्या करता है, वो वाटर जो सीज, पॉन्ड्स एंड रिवर्स में प्रेजेंट होता है, सन की हीट उन पॉन्ड को भी क्या कर देती है, उस वाटर को भी राइज अप करने पे मजबूर करती है. बिकॉज सन की हीट जैसी इन वाटर बॉडीज पे जाती है, सन की हीट इनको वार्म अप करती है. वार्म अप होने से ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं जो कि लाइट हो जाते हैं, एंड देन दे राइज अप. वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, एंड दिस वाटर वेपर राइजेस एंड
cools down to forms drop of water. फिर ये वाटर वेपर क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है और हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जाने लगता है. वहाँ जाके क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है तो ये सारा वाटर वेपर दोबारा से किस में, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. फिर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है दे जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स, ये आपस में मिलकर क्लाउड्स बना लेती हैं. एंड जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं तो वो नीचे फॉल डाउन होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ rain. So in places where it is very cold, water vapor falls down as snow. और जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे ये वाटर वेपर या ये जो पानी है ये नीचे फॉल करता है in the form of snow. Okay? चलो. Now we are having the topic air. The earth is surrounded by a thick layer of air. Moving air is called wind. When the wind is gentle, it is called breeze. And fast and strong wind can cause storm. So हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे जो अर्थ है उसके अराउंड एक लेयर है, थिक लेयर है किसकी, एयर की. सो ये जो एयर जब मूव करती है इसको हम विंड कहते हैं. अब जब आपकी ये विंड जेंटल है यानी कि बहुत स्लोली मूव करती है उसको आप ब्रीज कहते हो. लेकिन यही जब विंड बहुत स्ट्रांगली बहुत फास्टली मूव करती है इट कॉजेस स्टॉर्म्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग हॉट एंड कोल्ड एयर. हॉट एंड कोल्ड एयर. सो हाउ डू हॉट एंड कोल्ड एयर मूव. अभी हॉट एंड कोल्ड एयर कैसे मूव करती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, चलो. सो इसको हम समझ सकते हैं किसके थ्रू, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के, इसके थ्रू हम इसे समझेंगे. सी, ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन वाटर. द वार्म एयर अबव द लैंड rises up and the cool air from the sea moves in to take place causing breeze to blow from sea to land and this is called sea breeze. डे टाइम पे एक्चुअल में होता क्या है, डे टाइम पे कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर वहाँ पे जो लैंड होती है वो जल्दी हीट अप हो जाती है. हीट अप होने की वजह से लैंड के ऊपर जो एयर है वो वार्म हो जाएगी यानी कि वो ऊपर की तरफ राइज होने लगेगी. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द वाटर. फिर ये वार्म एयर जो लैंड के ऊपर थी ये राइज अप हो जाती है और जो कूल एयर कहाँ थी, सी के ऊपर थी, वो रश करती है और उस खाली स्पेस को जो अभी हॉट एयर के ऊपर जाने की वजह से हुआ है उसको फिलअप कर लेती है. इस तरीके से द कूल एयर फ्रॉम द सी से जो कूल एयर है वो उस जगह पे जाती है और क्या एक ब्रीज कॉज करती है जो किधर की तरफ, सी टू लैंड ब्लो करती है. दिस इज नोन एज सी ब्रीज. ओके, फिर नाइट टाइम पे क्या होता है, एग्जैक्टली द रिवर्स टेक्स प्लेस. नाइट टाइम पे इसी का बिल्कुल रिवर्स हो जाता है यानी कि नाइट टाइम पे लैंड कूल अप फास्टर, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है देन द सी के कंपैरिजन में. सो जो वार्म एयर होती है सी के ऊपर वो ऊपर की तरफ राइज होती है और जो कूल एयर है लैंड से वो ब्लो करती है किधर की तरफ, टूवर्ड्स द सी. और इससे क्या कॉज होता है, आपका लैंड ब्रीज कॉज होता है. ओके, चल. Now, see, they have shown in the picture also, this is sea breeze and this is लैंड ब्रीज. सी ब्रीज में क्या है, यहाँ पे आपका लैंड वार्मर थी तो यहाँ से वार्म एयर इधर की तरफ जाएगी और सी क्योंकि ठंडा होता है तो यहाँ की कूल सी ब्रीज यहाँ आती है, इसको आप क्या बोलते हो, सी ब्रीज कहते हो. फिर नाइट टाइम पे क्या होता है, नाइट टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी कूल हो जाती है लेकिन सी आपका इतनी जल्दी कूल नहीं होता है यानी कि यहाँ की जो एयर है वो ऊपर जाती है वार्म एयर और जो लैंड की कूल ब्रीज है वो इधर आ जाती है और इसे क्या बोला जाता है, लैंड ब्रीज कहा जाता है. ठीक है, चलो. Now next we are having the topic water. Almost 3/4 of the earth's surface is covered with water. We use water for our daily activities. Water is found not only in lakes, ponds, rivers, seas and oceans but also found under the ground. So हमारे earth surface का almost 3/4 जो है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है. इस वाटर को हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ये लेक्स, ponds, rivers, seas, oceans, even underground में भी water available होता है. Now, air contains water in the form of water vapor. Rain occurs because of evaporation and condensation of water. Rainfall is the main source of वाटर. अब एयर के अंदर क्या होता है, एयर में भी वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है वाटर वेपर की फॉर्म में. ठीक है, जो रेन होती है, रेन बारिश किसकी वजह से होती है, इसी वाटर के इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की वजह से ही रेन भी होती है. रेनफॉल क्या है, मेन सोर्स ऑफ वाटर है ऑन द अर्थ सरफेस. Now we are having the topic evaporation. Evaporation क्या है? The sun heats surface water of the earth from ocean, lakes, rivers and pond. When water is heated, it changes into water vapor. The process of change of water to water vapor due to heating is called evaporation. Okay, अब sun की जो heat होती है वो क्या करती है, इसने भी water bodies
पे जो पानी होता है इसके सरफेस को वार्म अप करती है, चाहे वो ओशन है, लेक, रिवर, पॉन्ड्स, इन सब में जो पानी है वो क्या गर्म होने लगता है, और गर्म होने की वजह से क्या होने लगता है, ये हीट हो जाता है। हीट होने का मतलब क्या कि ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, सो नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाटर वेपर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? सी यहाँ पे एक्टिविटी भी आपको गिवन है, यहाँ पे आपको बोला है कि आपको 2 बाउल्स लेने हैं, एक का सरफेस छोटा होना चाहिए एंड द अदर विद अ लार्ज सरफेस। तो ये आपका स्मॉल सरफेस का बाउल है, ये लार्ज सरफेस का बाउल है। फिर इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर वी हैव टू पोर इन द 2 बाउल्स, दोनों ही इसमें इक्वल क्वांटिटी के पानी को हमें पोर करना है। नाउ वी हैव टू प्लेस देम इन द सम, ठीक है। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ वाटर इन देम आफ्टर 2 to 3 आवर, डू यू नोटिस एनी चेंज इन द लेवल? फिर उसके बाद इन दोनों में ही जो पानी का कंटेंट है उसे हमें 2 से 3 घंटे बाद ऑब्जर्व करना है। तो क्या कोई चेंज आप नोटिस करोगे? यस, वाटर इवेपोरेट्स फास्टर फ्रॉम द बोल हैविंग ए लार्जर सरफेस एरिया। जो वाटर है वो इवेपोरेट हो चुका होगा और आपका जो बोल है बड़े वाले सरफेस एरिया का, यानी कि जो बोल बड़ा था उसमें से ज़्यादा इवेपोरेशन हुआ है पानी का। ऐसा क्यों? दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। इवेपोरेशन फास्टर होने लगता है व्हेन द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर इज लार्ज, जब जो पानी का सरफेस है, जो एरिया है, वो जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे इवेपोरेशन रेट उतना बढ़ जाता है। व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग विंड जब बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। एयर ड्राई होती है, हॉट होता है जब, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं फॉर द इवेपोरेशन रेट टू बिकम फास्टर। Now, water vapor rises into the air and form clouds. When clouds become heavy, they fall on the earth as rain, and water vapor also forms dew, frost, snow, fog and hail. So, water vapor क्या करते हैं? Because वो lighter होते हैं, warm होने की वजह से, तो वो air में rise up होते हैं, ऊपर जाके वहाँ clouds बनाते हैं, और जब clouds full हो जाते हैं because of water droplet, then they become heavy and then they fall down in the form of what? Rain. ठीक है, वो वापस पानी सारा अर्थ पर आ जाता है रेन की फॉर्म में, है ना। साथ में ये वाटर वेपर आपके ड्यू, फ्रॉस्ट, स्नो, फॉग, हेल, है ना, ये सब की फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे वाटर वेपर चेंज हो जाता है अगेन इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कूलिंग। जब वाटर वेपर में चेंज होता है वो हीटिंग प्रोसेस के थ्रू होता है, उसको इवेपोरेशन कहा जाता है। लेकिन जब वाटर वेपर दोबारा वाटर में कंटेंट पे आ जाता है ऑन कूलिंग, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। ओके, चलो, इफ यू कीप अ ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर ऑन द टेबल, आपने क्या किया, एक ग्लास है आइस कोल्ड वाटर, उसको आपने टेबल पे रखा। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये ऑब्जर्व करते हो कि कुछ देर बाद जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आपको उस ग्लास के आउटर सरफेस पे देखने को मिलती हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास टू फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वाटर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर था वो क्या हुआ, उस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आने से वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया, और वो दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स आपको ग्लास के आउटर सरफेस पे देखने को मिली। Now, what is fog? Fog क्या है? Fog is formed when water vapor in the air condenses around dust particles near the ground. This reduces visibility. फॉग कब बनता है? जब एयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होता है अराउंड किसके आसपास? डस्ट पार्टिकल्स। हमारे जो ग्राउंड लेवल पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके आसपास आके जब वाटर वेपर कंडेंस होता है तब फॉग का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट इज ड्यू। ड्यू कब अपीयर होता है? जब वाटर वेपर जो कि एयर में है वो कंडेंस होता है, और कैसा अपीयर होता है? एज ड्रॉपलेट्स ऑन द लीव्स और ग्राउंड। लीव्स पर, ग्राउंड पे पानी की जो ड्रॉपलेट्स जब आपको दिखती हैं तो वहाँ पे क्या होता है? ड्यू का फॉर्मेशन होता है। फिर जब ड्यू फ्रीज हो जाता है वो आइस बना लेता है और उसको फिर आप फ्रॉस्ट कहते हो। फ्रॉस्ट कैसे अपीयर होते हैं? आपको छोटे छोटे से वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको फ्रॉस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज हेल। हेल क्या है? व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू वेरी कोल्ड एयर। जब पानी की जो ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स बहुत ठंडी हवा के आसपास पास करती हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं, छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेती हैं आइस की, और फिर यही बॉल्स जो है आइस की वो नीचे फॉल डाउन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ हेल। नेक्स्ट इज स्नो। व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन सडनली, जब वाटर वेपर बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है एकदम से, वो फ्रीज हो जाता है और कैसे छोटी छोटी वाइट फ्लेक्स बना लेता है स्नो की। सी दिस इज स्नो, दिस इज हेल स्टॉर्म, दिस इज ड्यू ड्रॉप एंड दिस इज फॉगी
मॉर्निंग। नाउ इम्प्योरिटीज इन वाटर, पानी के अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज हैं? वाटर इन द रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स इज नॉट प्योर, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज। जितना भी पानी आपका रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स वगैरह में होता है ये प्योर नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कुछ आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, यानी कि हम उनको ईजिली देख सकते हैं, जैसे कि मड, सैंड, स्टोन, ये सारी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं। कौन सी वाली? इनसॉल्युबल वाली। नेक्स्ट वी कम टू सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज आर दोज विच कैन बी सीन, सॉरी विच कैन नॉट बी सीन। ओके, इनसॉल्युबल को तो हम देख सकते थे क्योंकि ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती है, लेकिन सॉल्युबल वाली पानी में डिजोल्व हो जाती है, यानी कि ये हमें विजिबल नहीं होगी। ओके, एग्जाम्पल सॉल्ट, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब आपका क्या है? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है। तीसरा क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं? जर्म्स होते हैं पानी के अंदर। ओके, सो नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन? तो अब इस वाटर को प्योरीफाई करना होता है, व्हाट आर द मेथड? सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे कुछ मेथड के थ्रू, जैसे कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें क्या है? विद लेट द सिंपल ऑफ वाटर स्टैंड फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ऑल द हेवियर इम्प्योरिटीज़ लाइक मड, स्टोन will settle at the bottom of the container. Water becomes clear. This process is called sedimentation. Now pour the clear water slowly into another container and this is called decantation. आपने क्या करना है? वो जो इम्प्योर वाटर था उसको थोड़ी देर आपको ऐसी रेस्ट पे रखना है, ठीक है? जब आप रेस्ट पे रखोगे तो क्या होगा कि कुछ देर बाद जितने भी हैवी पार्टिकल्स थे उसके अंदर, इनसॉल्युबल वाले, वो सारे नीचे सेटल हो जाएंगे, कंटेनर के बॉटम में नीचे सेटल होने लगेंगे। जैसे कि जो मड, स्टोन था, ये सब हैवी पार्टिकल्स थे, ये पानी के नीचे सेटल हो जाएंगे। और इसमें फिर आप क्या देखोगे, जो ऊपर है वो सारा पानी होगा, वो आपको क्लियर दिखेगा। इसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन। अब वो जो ऊपर क्लियर वाटर है उसको आपको स्लोली स्लोली किसी दूसरे कंटेनर में पोर कर लेना है एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज डिकेंटेशन। ओके, चलो next we are having filtration. It is a process by which all insoluble impurities are removed by passing the impure water through a porous medium or filter. This process is similar to the one we use at home while pouring tea through a wire mesh strainer. अब filtration process में क्या किया जाएगा? जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी वो रिमूव करी जाती हैं। कैसे? उस इम्प्योर वाटर को किसी पोरस मीडियम या फिल्टर पेपर के थ्रू पास करके। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम घर में यूज़ करते हैं ना, जो हमारी टी होती है उसको एक वायर मैश स्ट्रेनर के थ्रू पास करते तो सारी टी लीव्स अलग हो जाती है और टी नीचे पोर हो जाती है। सिमिलरली ऐसे ही ये फिल्ट्रेशन मेथड होता है, ठीक है? सो द रेन वाटर when it is absorbed by the surface of the earth goes under the ground to become underground water. It is usually safe for drinking as it gets filtered by seeping through different layers of soil. जब बारिश होती है तो बारिश का पानी क्या होता है? हमारा अर्थ का सरफेस भी उस बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करता है और ये सारा पानी नीचे जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो जाता है। और जितना भी अंडरग्राउंड वाटर होता है ये हमारे सेफ होता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि ये जैसे जैसे नीचे जाता है तो ये अर्थ सरफेस में नीचे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल को क्या करता है? क्रॉस करते हुए जाता है और उससे ये क्या होता जाता है? फिल्टर होता जाता है। और फिल्टर होने की वजह से जब ये नीचे जाता है तो वहाँ पे बिल्कुल प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग द अंडरग्राउंड वाटर। ओके, चलो नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन में क्या होता है? फिल्टर्ड वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग एज इट में कंटेन जर्म्स। अब जो ये पानी फिल्टर हो चुका है ये आपका सेफ नहीं है अभी भी ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर जर्म्स हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इसे और प्योरीफाई करना होगा। या तो हम इसके अंदर कुछ केमिकल्स तो ऐड करेंगे लाइक क्लोरीन, सो दैट ये हमारा सेफ हो जाए फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। सो जब हम इस तरीके के क्लोरीन या क्लोरीन कंपाउंड्स को पानी के अंदर ऐड करते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए, दिस इज नोन एज वाटर क्लोरिनेशन। जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सभी चीज़ें क्लोरिनेशन मेथड के थ्रू किल हो जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ किया जाता है, एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है, सॉल्ट है, इसको यूज़ किया जाता है टू किल द जर्म्स इन द वाटर। नेक्स्ट, वेल वाटर, जो आपके कुएं का पानी होता है वो भी प्योरीफाई किया जाता है। क्या करके? एक केमिकल को ऐड करके, सच एज पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, इसको आप ऐड करके प्योरीफाई कर सकते हो। आजकल क्या है? डिफरेंट काइंड्स के फिल्टर्स है, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ सिस्टम उसे कहते हैं आप। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? आरओ सिस्टम है। ये हम लोग कॉमनली अपने घर में यूज़ कर रहे हैं टू क्लीन द वाटर।
नेक्स्ट द बेस्ट एंड द सेफेस्ट वे जो है प्योरीफाइंग वाटर का क्या है, बॉइलिंग इट, उसको उबाल कर. ओके, वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स टू किल ऑल द जर्म्स. अराउंड 10 मिनट्स के लिए हम पानी को बॉईल करेंगे, सो उसके अंदर जितने भी जर्म्स है वो सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. Water must be stored properly in vessels which are washed regularly. It must always be kept covered. Clean water is very precious. We should not waste water. जो पानी फिर आपका जब फिल्टर हो गया आप उसको स्टोर करते हो, तो स्टोर आपको क्या प्रॉपरली वेसल्स में करना चाहिए. और वो वेसल्स जिसमें आप पानी के अंदर स्टोर करते हो उसको रेगुलर बेसिस पे हमें वॉश करना चाहिए, प्लस उसको हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, बिकॉज क्लीन वाटर बहुत ही प्रीशियस होता है. वी शुड नॉट वेस्ट दैट वाटर. Now next is what? Underground water. So when it rains, some portion of it is absorbed by the soil. This water passes through several layers, the topsoil, the subsoil and the porous rock. It slowly collects below the porous rocks. The level of underground water in an area is called the water table. They utilize this water by digging wells and using hand pumps and tube wells. अब जब बारिश होती है, तो मैंने आपको भी बताया था, बारिश में जो पानी होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल भी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है उस रेन वाटर को, और फिर ये पानी पास होता है थ्रू सेवरल लेयर. अर्थ के नीचे, हमारे सरफेस के नीचे सेवरल लेयर्स, जैसे कि पहले टॉप सॉइल है, फिर सब सॉइल है, फिर नीचे पोरस रॉक्स हैं, इनके थ्रू पानी पास होते होते जाता है और कहाँ जाके कलेक्ट हो जाता है, स्लोली कलेक्ट होने लगता है पोरस रॉक्स के नीचे. ठीक है, अब इस तरीके से जैसे जैसे वो पास ऑन होता है वो अपने आप ही प्योरीफाई होता चला जाता है. तो जो अंडरग्राउंड लेवल होता है, ठीक है, पानी का अंडरग्राउंड वाटर का लेवल किसी भी एक एरिया को, उसको उसकी वाटर टेबल कहा जाता है. और किस पानी को हम यूटिलाइज भी करते हैं, क्या करके, वेल्स वगैरह डिग करके या हैंड पंप या ट्यूबवेल वगैरह का यूज़ करके इस अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ किया जाता है, और इट इज सेफ फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस ऑल्सो. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर का कंजर्वेशन पढ़ेंगे. ठीक है, सो सिंस हमें पता है वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, प्रीशियस रिसोर्स है, तो इट मस्ट बी यूज केयरफुली. इसको बहुत केयरफुली यूज़ किया जाना चाहिए. जैसे कि कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर वाटरिंग प्लांट. बारिश के पानी को हमें कलेक्ट करना चाहिए और उसको प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज़ करना चाहिए. डू नॉट लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग क्लोथ्स. अब जब हम अपने टीथ ब्रश करते हैं या क्लोथ्स वॉश करते हैं तो हमें टैप को अननेसेसरी ओपन नहीं रखना चाहिए. Do not wash cars with water pipe. Clean them with the wash cloth and a bucket of water. हम जब अपने कार्स वगैरह को वॉश करते हैं तो उसे हमें वाटर पाइप के थ्रू नहीं वॉश करना चाहिए, उसमें पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है. इंस्टेड हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एक वॉश क्लोथ या फिर जो आपका बकेट होता है, पानी का मग एंड बकेट को यूज़ करके हमें उसे वॉश करना चाहिए. यूज़ अ बकेट एंड अ मग फॉर हैविंग अ बाथ. डू नॉट यूज़ अ शॉवर. शॉवर का कम यूज़ करना चाहिए नहाने वगैरह के लिए, बेदिंग प्रोसेस के लिए. उसके लिए हमें क्या, मग एंड बकेट का यूज़ करना चाहिए, सो दैट जो वाटर वेस्टेज है वो कम से कम होगा. ओके, चलो. सो here the chapter is completed. I hope it was very clear to you. So we'll meet you very soon in the new chapter. Till then, take care and thank you everyone.